प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के जुमई में जनसभा को किया संबोधित। कहा, कांग्रेस व आरजेडी ने देश का नाम खराब किया। ये चुनाव विकसित भारत के संकल्पों का चुनाव है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में भाजपा द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की शिरकत। कहा, पिछले 10 वर्षों में पीएम मोदी ने लोगों का जीवन सरल बनाने का काम किया। भाजपा ने पार्टी सांसद हेमा मालिनी पर कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की निंदा की। हरियाणा महिला आयोग ने समन किया जारी। और प्रदेश की मंडियों में सरसों की आवक जारी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद होने से किसानों में खुशी। गेट पास वाली सुविधाएं दुरुस्त, समय पर हो रहा है मंडियों में उठान। नमस्कार, मैं गीतू गुलाटी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए के प्रचार की औपचारिक शुरुआत की। पीएम मोदी ने जुमई जिले के खैरा ब्लॉक के वल्लोपुर में जनसभा को संबोधित किया। एनडीए के बीच सीटों के बंटवारे की घोषणा के बाद बिहार में प्रधानमंत्री मोदी की पहली राजनीतिक सभा है। जुमई सीट से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से अरुण भारती को प्रत्याशी बनाया गया है। जुमई के साथ साथ गया और औरंगाबाद और नवादा लोकसभा क्षेत्र में आम चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। उन्होंने कहा कि रेलवे में भर्ती के नाम पर जो लोग गरीब युवाओं से जमीन लिखवा लें, वो बिहार के युवाओं का कभी भी भला नहीं कर सकते। रेलवे में भर्ती के नाम पर जो लोग गरीब युवाओं से जमीन लिखवा लें, वो बिहार के युवाओं का कभी भला नहीं कर सकते। रेल मंत्री हमारे नीतीश बाबू भी थे। आज तक कोई शिकायत नहीं आई नीतीश बाबू के खिलाफ। और इन लोगों ने गरीबों की जमीन छीन ली। गठबंधन गठबंधन वालों के समय में केवल खस्ता हाले ट्रेनें चलती थी, लेकिन अब पूरे देश की तरह ही बिहार के लोग भी वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहे हैं। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार में शामिल विभिन्न दलों के एक साथ आने पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि पहले वे एक दूसरे को जेल में भेजने की बात करते थे, लेकिन आज वो एक साथ आ रहे हैं। ये हक के सारे पैसे भी लूट लेते और आपसे साइन भी करा लेते कि हाँ पैसा मिल गया है। आज देश के सारे भ्रष्टाचारी जो हमेशा एक दूसरे से लड़ते थे, एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, एक दूसरे को जेल में बंद करने की मांग कर रहे थे, अब वो सब मिलकर मोदी आया। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में कल भाजपा द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जनता के आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं के दम पर भाजपा लगातार चुनाव जीतती आ रही है। इस बार भी देश और प्रदेश की जनता ने नरेंद्र मोदी को 400 से अधिक सीटें जिताकर तीसरी बार देश की कमान सौंपने का मन बना लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार में ही ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकार खुद चलकर लोगों के पास पहुंची है और जनता को योजनाओं से जोड़कर लाभ दिलाया है। पिछले 10 वर्षों में पीएम मोदी ने लोगों का जीवन सरल बनाने का काम किया है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि दूसरे दलों को छोड़कर भाजपा में आने वाले लोगों का स्वागत है। भाजपा की नीयत और नीति बिल्कुल साफ है, इसलिए लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। देखिए, स्वागत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी का जो विचार है, पार्टी की जो नीति है,
और पार्टी का जो नेतृत्व है वो बिल्कुल स्पष्ट है। पार्टी की नीति भी ठीक है, पार्टी का नियत भी ठीक है, पार्टी का नेतृत्व भी ठीक है। नरेंद्र मोदी जी की नीति देश को आगे बढ़ाने वाली है। देश की हमारी प्रधानमंत्री जी की नीयत साफ है, वो देश को प्रथम मानते हैं, वो देश को प्रथम मानते हैं। कांग्रेस के लोग अपने आप को प्रथम मानते हैं, वो देश को नहीं मानते, वो अपने आप को मानते हैं। हमारा नेतृत्व स्पष्ट है, नरेंद्र मोदी है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री में भाजपा नेता सवित्री जिंदल ने कहा कि कुरुक्षेत्र की जनता से जिंदल परिवार का पुराना जुड़ाव रहा है। विकसित भारत के सपने को पूरा करने में नवीन जिंदल अपना अहम योगदान देंगे। बाबूजी श्री ओपी जिंदल जी ने आपसे मेरा नाता जोड़ा था। मैं उन रिश्तों को निभाने के लिए सदैव तत्पर हूं। अजीज नवीन जिंदल पर आदरणीय मोदी जी, श्री अमित शाह जी, श्री जेपी नड्डा जी, श्री मनोहर लाल जी और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने जो विश्वास जताया है और आप लोगों ने जो प्यार दिया है, उसके लिए मैं आप सबके आभारी हूं। आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से ही अजीज नवीन जिंदल आप लोगों के साथ मिलकर विकसित भारत के निर्माण के लिए कटिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी सांसद हेमा मालिनी पर कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की निंदा की है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा ये भारतीय राजनीति में महिलाओं की गरिमा का अनादर और अपमान करने का एक नया स्तर है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये महज एक कांग्रेस नेता का बयान नहीं है, बल्कि महिलाओं के सम्मान को लेकर कांग्रेस पार्टी की सोची समझी कायरतापूर्ण मानसिकता है। वरिष्ठ सांसद हेमा मालिनी जी के लिए किस प्रकार के आपत्तिजनक, अशोभनीय और अभद्र शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जिसे किसी औपचारिक मंच से बोलना भी संभव नहीं है। यह भारत की राजनीति में कांग्रेस पार्टी के द्वारा महिलाओं के प्रति अवमानना की एक नई निम्नता है। दिस इज ए न्यू लो टू डिसरिस्पेक्ट and demean the dignity of women in the Indian politics by the Congress Party। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने महिला सम्मान को किस ऊंचाई तक पहुंचाया है कि भारत यदि चांद के अछूते कोने दक्षिणी ध्रुव को छूने वाला दुनिया का पहला देश बना, तो प्रधानमंत्री जी ने उस पॉइंट का नाम पॉइंट शिव शक्ति रखा। इस बीच कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि उनका इरादा हेमा मालिनी का अपमान या उन्हें ठेस पहुंचाने का नहीं था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें रणदीप सुरजेवाला सांसद हेमा मालिनी के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। भाजपा नेता अनिल विज ने भी आज अंबाला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला पर कटाक्ष करते हुए कहा कि रणदीप सुरजेवाला का हेमा मालिनी के बारे में बयान देना कोई नई बात नहीं है, ये कांग्रेस का महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया ने भी कंगना रनौत के बारे में भी ऐसी ही टिप्पणी की थी। ये कांग्रेस का दृष्टिकोण है महिलाओं के प्रति। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया ने कंगना रनौत के बारे में भी ऐसी ही टिप्पणी की थी और इनके पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने एक पुस्तक लिखी थी द इनसाइडर। उसमें महिलाओं के प्रति इनका क्या विचार है, क्या दृष्टिकोण है, 767 नंबर पेज पर साफ साफ लिखा हुआ है। अब नरेंद्र मोदी जी तो महिलाओं को आगे लाना चाहते हैं और वो 33% रिजर्वेशन का पार्लियामेंट से पास हो चुका हुआ है, परंतु पहले इनकी सोच तो सुधारनी पड़ेगी। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आप पार्टी के नेताओं का ब्रेन यू टर्न हो गया है। इन लोगों ने अन्ना हजारे के आंदोलन का फायदा उठाकर धोखे से अपनी आम आदमी पार्टी बनाई, अब ये उसके विपरीत काम कर रहे हैं। पार्टी के नेता है, इन सारों का जो ब्रेन है, जो दिमाग है, वो यू टर्न हो गया है। जो कुछ सत्ता में आने से पहले इन लोगों ने कहा, इन लोगों ने भाषण दिए,
इन लोगों ने लोगों को बता के अपनी धोखे से अन्ना हजारे के आंदोलन से का फायदा उठाकर अपनी पार्टी बनाई, आम आदमी पार्टी बनाई, और उसके ये बिल्कुल विपरीत काम करते हैं। इनका चुनाव निशान झाड़ू है, बाकी तो इन्होंने कहीं सफाई की नहीं। उधर रणदीप सुरजेवाला के बयान पर हरियाणा के महिला आयोग ने संज्ञान लेते हुए उनको समन जारी कर जवाब तलब किया है। आयोग ने 9 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे पंचकुला के सेक्टर 4 स्थित कार्यालय में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है। साथ ही आयोग ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान सिंह को भी पत्र लिख पूछा है कि पार्टी की तरफ से रणदीप सुरजेवाला पर क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन खारिज करने का आखिरी दिन है। इस चरण में बाहरी मणिपुर लोकसभा क्षेत्र के साथ 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। बाहरी मणिपुर निर्वाचन क्षेत्र के एक हिस्से में पहले चरण में मतदान होगा। केरल की 20, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13 सीटें, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8-8 सीटें और मध्य प्रदेश की 7 सीटें, असम और बिहार की 5-5 सीटें, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 सीटों पर इस चरण में वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर में भी इस चरण में मतदान होगा। दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा। जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नामांकन की जांच 5 अप्रैल को होगी। जम्मू कश्मीर में 6 अप्रैल को पर्चों की जांच होगी। निर्वाचन आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर फैलाए जा रहे उस भ्रामक संदेश को फर्जी करार दिया जिसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी डाक मत पात्र के माध्यम से मतदान नहीं कर सकते। एक सोशल मीडिया पोस्ट में आयोग ने कहा है कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात पात्र अधिकारी मतदाता सुविधा केंद्र से डाक मत पात्र के जरिए मतदान कर सकते हैं। आयोग ने लोगों से जागरूक रहने और भ्रामक संदेशों से सतर्क रहने को कहा है। प्रामाणिक जानकारी के लिए लोगों से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करने की अपील की गई है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा आम चुनाव 2024 लड़ने वाले उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनका अनुपालन किया जाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि सभी दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को सार्वजनिक स्थानों जैसे कि मैदान और हेलीपैड निष्पक्ष रूप से उपलब्ध होने चाहिए। चुनाव के दौरान अन्य राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की आलोचना केवल उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पिछले रिकॉर्ड और कार्यों तक ही सीमित रहनी चाहिए। इसके अलावा शांतिपूर्ण और अविवेकपूर्ण घरेलू जीवन के लिए प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार की पूरी तरह से रक्षा की जानी चाहिए। स्थानीय पुलिस अधिकारियों को पूरी तरह से सूचित किया जाना चाहिए और प्रस्तावित बैठक के समय व स्थान की आवश्यक अनुमति समय रहते सही तरीके से ली जानी चाहिए। रेलवे विभाग द्वारा यात्रियों को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। इसके अंतर्गत अंबाला के रेलवे स्टेशनों पर अनाउंसमेंट की जा रही है और डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। अंबाला रेल मंडल में वाणिज्य प्रबंधक नवीन कुमार ने कहा है कि विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर लोगों को जागरूक करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। रेलवे स्टेशनों पर प्रतिदिन हजारों यात्रियों का आवागमन होता है। ऐसे में रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए बार बार अनाउंसमेंट की जा रही है और साथ ही डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से उन्हें मतदान के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का पर्व में लोग बढ़ चढ़कर भाग लें और अधिक से अधिक मतदान करें। मतदाताओं को वोट करने के लिए जागरूक करने का कैंपेन चल रहा है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा ही प्रोवाइडेड है। और इसके अलावा चूंकि वहाँ स्टेशंस पे हर तरह के यात्री फुटफॉल होते हैं तो वो उनको हम यही संदेश देना चाहते हैं कि वो बढ़ चढ़कर भाग लें। ये लोकतंत्र का पर्व है और इसमें अधिक से अधिक वोट डालें। इसके अतिरिक्त हमारे जितने भी अनाउंसमेंट सिस्टम है स्टेशन पे अनाउंसमेंट का है, उसके अलावा जो हमारे एडवर्टाइजमेंट के डिजिटल स्क्रीन्स हैं, इन सब पे हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रोवाइडेड कंटेंट चला रहे हैं। यात्रियों ने रेलवे के इस अभियान की सराहना करते हुए कहा है कि इसमें लोगों के मत का उपयोग करने की रुचि बढ़ेगी। सभी को अपने मत का प्रयोग अवश्य करना चाहिए और ऐसी सरकार चुननी चाहिए जो देश के विकास में सहायक हो। कि पब्लिक को पता लगे, इससे अपना वोट सही तरीके से डाला जाए। ये रेलवे जो जागरूक कर रहा है बहुत बढ़िया काम कर रहा है, हमारे तरीके से बहुत अच्छा काम कर रहा है। इससे लोगों को पता चलता है कि अपना मत कैसे उपयोग किया जाए। मैं भी लोगों से अपील करता हूँ कि अपना मत का प्रयोग जरूर करें, अच्छे तरीके से करें।
जो मतदान हो रहा है सही हो रहा है, तो जो दिखा रहा है कि ये भी सही हो रहा है, आपस में मतदान सही तरह से। प्रदेश की मंडियों में सरसों की आवक लगातार जारी है। भिवानी की नई अनाज मंडी में अभी तक 15,000 क्विंटल सरसों आई है। भिवानी जिला की अन्य मंडियों में भी सरसों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,650 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से चल रही है। मंडी सुपरवाइजर योगेश शर्मा ने बताया है कि मंडी प्रशासन द्वारा किसानों के लिए अच्छे इंतजाम किए गए हैं ताकि उन्हें फसल बेचने में कोई असुविधा ना हो। किसानों को अच्छे भाव भी मिल रहे हैं। किसानों के लिए गेट पास की उचित व्यवस्था की गई है। हम खुद चेक करके जमींदार को संतुष्ट करते हैं। ज़्यादा मॉइस्चर होता है तो हम जमींदार से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने सरसों को सुखा के फिर मंडी में लेके आएं, किसी के अरे गरे के चक्कर में नहीं पड़े। 8 मॉइस्चर जमींदार का होना चाहिए। तो मेरी सभी जमींदार भाइयों से एक अनुरोध है, एक प्रार्थना है कि सरसों को सुखा करके साफ करके लाएं। थोड़ी गिल्ली सरसों होगी तो उसके अंदर सरकार को जो नॉर्म होते हैं सरकार के खरीदने के, उसके अंदर थोड़ी दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ पर या फिर आएंगे तो फिर यहाँ पर सुखानी पड़ेगी, वो फिर जमींदार के लिए ज़्यादा कष्टदायक होता है। तो मेरी सभी जमींदार भाइयों से एक अपील है, जैसे निकाल के तिरपाल पे डाल के 1 दिन सुखा के फिर सरसों लेके आए। सरसों लगभग 15,000 क्विंटल आ चुकी है, लेकिन थोड़ी मौसम अच्छा होने की वजह से सरसों भिवानी के अंदर थोड़ी आवक अब की बार कम है। अभी आवक कम हुई है। जैसे निकालेंगे तो सरसों कितनी भी आ जाए, जमींदार का एक दाना सरकार की गाइडलाइन के अनुसार एक दाना खरीदने का काम किया जाएगा। किसानों ने कहा कि उनकी सरसों की खरीद एमएसपी पर हो रही है और उन्हें फसल बेचने में कोई समस्या नहीं है। मंडी में आते ही फसल बिक रही है। वहीं आढ़तियों ने बताया कि अब की बार मंडी में से सरसों का उठान समय पर हो रहा है। और यहाँ मंडी का प्रबंध बहुत बढ़िया है। सरकार का धन्यवाद, जो 5650 रुपये सरकार खरीद रही है, हम इससे खुश है, सरकार से खुश है। आज मैं सरसों लेके आया हूँ, बिल्कुल सूखी सरसों में 7 पॉइंट मॉइस्चर है और बढ़िया प्रबंध करा के सरकार ने। व्यवस्था तो बढ़िया है भाई साहब, लेकिन भाव कई का हो भाई गिरडी साल 68-7,000 बिकली। जमींदार आदमी तो बचत के है, ज्यादा मारमा है कि कभी निकड़ी पैदावार कौन निकलती। मेन बात यह है पैदावार कम से ये 5600 के भाव मिलेंगे सरकारी रेट में। सरसों की बढ़िया पीसफुल खरीद चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। 5650 सरकारी रेट है और अभी आवक है वो कमजोर है। मौसम ठंडा होने की वजह से अगले सोमवार से संभावना है कि आवक बढ़ जाएगी। देश में लू और बढ़ती गर्मी से संबंधित समस्याओं के संबंध में सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों की समीक्षा के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एक उच्च स्तरीय बैठक की है। बैठक में गर्मी से संबंधित बीमारियों से निपटने के लिए तैयारियों और कार्य योजनाओं की समीक्षा की गई है। आग लगने की घटनाएं ना हो इसलिए जागरूकता फैलाने पर भी चर्चा हुई है। बैठक में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पाल सहित आईसीएमआर, एम्स के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया है। आईएमडी ने वो भी बताया है कि प्रति वर्ष समर में जो टेम्परेचर रहता है उससे इस बार थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर रहने की संभावना है। उसको देखते हुए उसकी जनता पर इफेक्ट ना हो, चालू वर्ष इलेक्शन ईयर है, सरकार की ओर से स्टेट गवर्नमेंट को एक एडवाइजरी भी जारी करने के लिए कहा है। इस वर्ष में जब आप इलेक्शन के कैंपेन करेंगे तो मेरा सुझाव है कि आप पानी पीते रहिए। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा ने आज रोहतक में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सही समय पर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में सरकार बदलने का काम भी प्रदेश की जनता करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा इस चुनाव में अपनी हार मान चुकी है, इसीलिए वे चेहरों को बदलकर जनता के मत को बदलने की नाकाम कोशिश कर रही है। सच्चाई ये है कि जनता को सिर्फ भाजपा के चेहरों से नहीं बल्कि भाजपा की नीतियों के प्रति नाराजगी है। ये वो नीति हैं जिनके चलते किसान, मजदूर, कामगार, कर्मचारी और व्यापारी समेत हर वर्ग पर ताड़ना झेल रहा है। एक अन्य सवाल के जवाब में दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस हाईकमान रोहतक लोकसभा क्षेत्र से उन्हीं को टिकट देगी। उन्होंने कहा कि रोहतक के मौजूदा भाजपा सांसद व पार्टी उम्मीदवार अरविंद शर्मा के प्रति लोगों में नाराजगी है। भाजपा वाले अपना गठबंधन बदल लें, चाहे मुख्यमंत्री का चेहरा बदल लें, चाहे उप मुख्यमंत्री का चेहरा बदल लें, चाहे अपने लोकसभा के उम्मीदवार बदल लें। अब लोगों ने अपना मन बना लिया है
अब लोग सरकार बदलने का काम करेंगे, हरियाणा में बदलाव लाने का काम करेंगे, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे और लोकसभा चुनाव में भी ज़्यादातर सीटों पर कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को जिताने का काम करेंगे। 10 साल की कार्यशैली से लोग त्रस्त हैं और लोग फैसला कर चुके हैं, तो उस बात का अपना एंटी इनकम्बेंसी को पे मलहम लगाने का उन्होंने असफल प्रयास किया। मगर ये हरियाणा है, यहाँ जब भी कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ है तो लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया है। मुझे पूरा विश्वास है हाईकमान का मुझे आशीर्वाद मिलेगा और मैं लोगों के बीच में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में रहूँगा। इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव एवं विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि उनकी सरकार पूरी मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेगी और प्रदेश के सभी 10 सीटों पर जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। कल देर शाम इनेलो प्रधान महासचिव अभय चौटाला और प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा नरवाना के कार्यकर्ताओं से मिले और पार्टी के विषयों पर चर्चा की। पत्रकारों से बातचीत में अभय चौटाला व रामपाल माजरा ने आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए जोर शोर से पार्टियों की नीतियों को जनता के बीच ले जाने और उन्हें पार्टी के साथ जोड़ने का आह्वान किया। आज प्रदेश की जनता इनेलो को तीसरे विकल्प के तौर पर देख रही है। प्रदेश में इनेलो का जनाधार लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी के लिए भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इनेलो के सत्ता में आते ही रोजगार कौशल निगम को खत्म कर युवाओं को पक्की नौकरी देने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 400 पार का नारा देने वाली भाजपा को आज अपने उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे, ऐसे में उसे कांग्रेस से आए उधार के नेताओं को टिकट देनी पड़ी है। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो है ये बड़ा घोटाला कोई आज से नहीं हो रहा। जब से भाजपा की सरकार बनी, जब से मोदी साहब बने, जब पीछे वित्त मंत्री जेटली साहब थे वो लेकर के आए थे। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का ही काम था जिसकी लंबे समय तक वित्त मंत्री रही है सीतारमण। मुद्दों की कोई कमी है? लुटेरे राज कर गए, 19 से 20 से ज्यादा घोटाले हो गए, महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया। आप जैसे पढ़े लिखे नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, बेरोजगारी बढ़ा दी। उसके साथ साथ कानून व्यवस्था का दिवाला पिट गया। लगता नहीं ग्रास रूट से बीजेपी का कोई आधार गांव में शहर में है जिसकी वजह से वो अपने कार्यकर्ता नेताओं पे विश्वास न कर कांग्रेस पार्टी में से लेके उम्मीदवार उतार रहे हैं और टिकट दे रहे हैं। ये तो दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की रेड करवा के बड़ी कंपनियों से पहले चुनावी चंदा वसूला गया, फिर उनको डरा के चुनाव लड़ाया गया और कईयों को फिर उसके बाद धंधा भी दिया गया। इसलिए ईडी के जरिए लोगों की आवाज दबाई जा रही है। युवाओं को नशे से मुक्त रखने के लिए जिन पुलिस विभाग द्वारा जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें विभाग के अधिकारी, चिकित्सक एवं मास्टर ट्रेनर युवाओं को जागरूक कर रहे हैं। इस कड़ी में विभाग ने जुलाना के राजकीय महाविद्यालय में छात्र एवं छात्राओं को बताया है कि वे किस प्रकार नशे जैसी बुराई से दूर रहकर अपना भविष्य बेहतर बना सकते हैं। जुलाना के थाना प्रभारी नवीन मोर ने कहा है कि विभाग द्वारा समूचे प्रदेश में ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जाकर युवाओं को जागरूक किया जा रहा है कि वे नशे जैसी बुराई से दूर रहें और अपने अच्छे चरित्र का निर्माण करें। प्राचार्य यशपाल मलिक और चिकित्सक योगेश नांदल ने बताया कि कॉलेज प्रांगण में आयोजित कार्यशाला में नशे के विरुद्ध भाषण प्रतियोगिताएं करवाई गई हैं और छात्रों को नशे के प्रति सचेत रहने के बारे में बताया गया है। नशे के बारे में जागरूक किया गया है, नशे से कैसे दूर रहना है और अपने समाज का कैसे अच्छा निर्माण करना है। उसी के संबंध में ये हमारी टीम पूरी एडी साहब की टीम भी यहाँ पे आई हुई थी। आज हमारे समाज में कितने प्रकार का नशा फैला हुआ है और उस नशे की रोकथाम के लिए हमने क्या करना है। यदि कोई हमारा परिचित, सगा संबंधी, जानकार कोई ऐसा है जो इस तरह के नशे में गिरफ्त है तो उसको रिकवर करवाने के लिए या उसको रिकॉन्साइल करने के लिए हमने क्या क्या प्रोग्राम किए। महाविद्यालय के बच्चे, चाहे वो लड़के हैं चाहे वो लड़कियां हैं, नशे से पूर्ण मुक्त हैं। कोई बच्चा यहाँ पर नशा नहीं करता। वहीं कार्यशाला में भाग लेने वाले छात्रों ने कहा है कि पुलिस विभाग का ये सराहनीय कदम है। युवाओं को नशे जैसी सामाजिक बुराई से दूर रहकर पढ़ाई व खेलों में अपना समय लगाना चाहिए।
हम आने वाले देश का भविष्य है, तो हम ही अपने देश का निर्माण करेंगे और हम अपने जो हमसे बड़े बहन भाई हैं, समाज है, उनको कैसे जागरूक करेंगे वो मैं आज बताया है। और हमारे जींद के एसएसओ साहब आए, नवीन मोर सर, उन्होंने हमें बताया कि कैसे एक पुलिस है जो अपनी सेवा कैसे समाज को देते हैं, और हमें बताया कि हम पुलिस से कैसे इंटरेक्शन कर सकते हैं कि हमारे समाज में जो नशा हुआ है और जो हो रहा है हम उनको कैसे रोक सकते हैं, और जो नशे की लत में है उनको हम कैसे जींद हॉस्पिटल 27 नंबर कमरा बताया गया है, वहाँ पे डॉक्टर संकल्प है जिनकी हेल्प से हम उनको नशे से मुक्ति के लिए वहाँ भेज सकते हैं और वो उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इससे बहुत ही प्रेरणा मिलेगी अगर और कोई भी इसको सुनेगा और हम घर पे जाके बताएंगे घर वालों की ये प्रेरणा दी गई है और फिर वो अपने दोस्तों को बताएंगे। एक और जहां प्रदेश का शिक्षा विभाग सरकारी विद्यालयों में बच्चों की दाखिला संख्या बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है, वहीं हरियाणा के सभी विद्यालयों के उच्च अधिकारियों को शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं। संस्कृति मॉडल स्कूलों पीएम श्री विद्यालयों की भी शुरुआत की गई है, जिसमें सीबीएसई पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। इसी को लेकर करनाल में सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या को बढ़ाने के लिए प्रवेश उत्सव बनाया गया है। करनाल के प्रेमनगर स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य संतोष राठी ने बताया कि आज करीब 143 बच्चों ने हमारे स्कूल में दाखिला लिया। फूलों की वर्षा व तिलक लगाकर और मिठाई खिलाकर बच्चों को कक्षा में प्रवेश कराया गया। साथ ही बच्चों के लिए मिड डे मील में गाजर का हलवा भी बनवाया गया। 6 क्लास में एक बैच आया और 18 का एक बैच था और 48 स्टूडेंट्स एक बैच में थे और बच्चों को मिठाइयाँ खिलाई गई, तिलक लगा करके उनके ऊपर फूलों से वर्षा की गई और इस प्रकार से बच्चों को स्कूल में बड़े प्रेम से अंदर लेकर के हम आए। और इसके साथ ही आज हमने मिड डे मील में बच्चों के लिए स्पेशली हमने गाजर पाक बनवाया, तो बच्चों ने बड़ा पसंद किया, बड़े खुश होकर के उन्होंने खाया और आगे भी हम इस तरह के प्रोग्राम बच्चों के लिए करते रहेंगे। करनाल जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सुदेश कुमारी ने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों की दाखिला संख्या बढ़ाने को लेकर प्रवेश उत्सव 23 मार्च से शुरू कर दिया गया था, जिसके तहत आज विद्यालयों में दाखिले किए गए। निजी स्कूलों की मनमानी व एसएलसी न देने को लेकर कड़ा संज्ञान लिया जाएगा ताकि किसी भी बच्चे को अन्य विद्यालयों में दाखिला लेने में किसी भी प्रकार की दिक्कत न आए। उन्होंने कहा कि करनाल से स्थानांतरित हुए अध्यापकों की जगह दूसरे अध्यापकों को लाया जाएगा व जल्द नई भर्तियां भी हो सकती हैं। जा करके बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं। एसएमसी मेंबर्स जो हैं या एसएमसी कमेटी जो है हमारी, उसकी सहायता ली जा रही है। हमारे सरकारी स्कूलों में काफ़ी सुविधाएं मिल जाती हैं बच्चों को, जैसे मिड डे मील है, टेक्स्ट बुक्स फ्री मिलती हैं और इसके अलावा हमारे जैसे बुक्स वगैरह भी हैं वो सभी फ्री मिल जाती हैं बच्चों को। और इस बार तो हमारी बुक्स भी टाइमली आ गई हैं, 30 तारीख को रिजल्ट वाले दिन ही सभी बच्चों को बुक्स दे दी गई। ऊपर की हिदायतें हैं, उनको एनसीईआरटी किताबें ही लगानी है 6 to 12 में, लेकिन फिर भी अगर कोई स्कूल ऐसा कुछ गलत किताबें लगवाता है तो उनको निर्देश दे करके उनको एनसीईआरटी की किताबें लगवाने के लिए सुनिश्चित करवाते हैं। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ, बिहार के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा, आरजेडी नेता उपेंद्र प्रसाद को बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े ने भाजपा की सदस्यता दिलाई। बता दें कि कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने कांग्रेस पर दिशाहीन होने की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दिया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है उसमें मैं खुद को असहज महसूस कर रहा हूं। गौरव वल्लभ ने कहा कि मेरे में इतनी ताकत नहीं कि मैं सनातन पर जब सवाल उठाए जाए तब मैं चुप रहूं। राम का मंदिर बने, न्योता मिले और हम न्योते को कांग्रेस पार्टी लिख के भेजे कि हम नहीं जाएंगे, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। देश में मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं, बड़े समय तक अर्थशास्त्र और वित्त देश के प्रतिष्ठित संस्थाओं में पढ़ाया भी है मैंने। सुबह से शाम वेल्थ क्रिएटर्स को गाली, उन नीतियों को गाली, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, कोई बिजनेस करे उसको गाली, कोई भी निवेश में पार्टिसिपेट करे उसको गाली, एयर इंडिया कोई कंपनी खरीदे तो वो गलत। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो नीतियां हैं और जो इश्यूज हैं उसको कांग्रेस पार्टी टैकल करने में कहीं ना कहीं बड़े गैप उसके अंदर आ रहे हैं।
उधर कांग्रेस से निष्कासित किए गए नेता संजय निरुपम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ऐसा लगता है कि कल रात पार्टी को मेरा त्यागपत्र मिलने के तुरंत बाद उन्होंने मुझे निष्कासित करने का निर्णय लिया। इतनी तत्परता देखकर अच्छा लगा। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम लिखे गए पत्र को भी साझा किया। आपको बता दें कि कांग्रेस ने बुधवार को पूर्व सांसद संजय निरुपम को पार्टी से निष्कासित कर दिया था, जिसका आदेश पार्टी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने जारी किया। आदेश में कहा गया कि अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी बयानों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने संजय निरुपम को तत्काल प्रभाव से 6 साल की अवधि के लिए पार्टी से निष्कासित करने की मंजूरी दी है। इससे पहले बुधवार को पार्टी ने उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची से हटा दिया था। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।